हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को वन शॉट पे देख रहे थे, तो आज हम देखने वाले 12th फिजिक्स का जो चैप्टर हमारा 11 है, 11वां पार्ट जो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही मस्त तरीके से आज हम लोग देखने वाले हैं और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम मस्त तरीके से इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे देखने वाले। ठीक है, तो इसलिए आज का वीडियो यार आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एकदम मस्त तरीके से तैयार करना है एक एक टॉपिक को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाला चैप्टर। सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे पहले आप लोग एक चीज जरूर जान लो, जो लोग नए हो उनको बता दें कि इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे देख रखा है, न्यूमेरिकल्स को भी देख रखा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे पहले के, आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स वन शॉट, वहां से जाके आप पहले के वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं हम लोग। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाला चैप्टर है और इसके सभी प्रश्नों को वन शॉट पे देखते हैं। ठीक है, तो आप भैया मस्त तरीके से हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति को। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से हमें देखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर में हर साल आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, पढ़ लो। पूछा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लो। चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, मतलब विकिरण और जो द्रव्य होता है वो दोहरी प्रकृति दिखाते हैं। ठीक है, इसमें यही बताया गया कि जो प्रकाश होता है या द्रव्य होता है उसकी दो प्रकार की प्रकृति होती है। पहला प्रकाश जो होता है वो सबसे पहले तो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। इस प्रकृति को प्रकाश की दोहरी प्रकृति या द्वैत प्रकृति बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल सी बात है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश दो प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। पहला तो तरंग की भांति व्यवहार करता है, दूसरा प्रकाश जो होता है कणों की भांति भी व्यवहार करता है और इस घटना को हम लोग प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न जो पेपर में आता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो ये है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को लिखिए। ठीक है, तो सिंपल वे पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है ये तो समझना। देखो मान लो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है, मान लो आपके पास कोई धातु है। ठीक है, इस टाइप से अगर आपके पास कोई धातु है, ये हमारे पास कोई क्या है, धातु का टुकड़ा। ठीक है, अगर आपके पास कोई धातु है और उसमें क्या पड़ता है, इस टाइप से आपका कोई प्रकाश पड़ता है। ठीक है, इस टाइप से कोई प्रकाश विकिरण पड़ता है, तो जब धातु की सतह पर, ठीक है, जब धातु की सतह पे प्रकाश आपका पड़ता है तो धातु से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने लगते हैं। ठीक है, जब भी किसी धातु पे प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और यह घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, किसी भी धातु की सतह से, मान लो किसी भी धातु की सतह में अगर प्रकाश पड़ता है तो धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, पढ़ सकते हो कि प्रकाश की किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि प्रकाश की किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर इसके बाद कहा गया प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। इसके बाद पूछा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या है। ठीक है, तो यहां से हेडिंग लगी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव कब लागू होगा, इसके लिए क्या रूल है। ठीक है, इस घटना को होने के लिए रूल क्या क्या है, तो वो नियम समझो। ठीक है, एकदम आसान भाषा पे लिखे हुए। पहली कंडीशन ये होती है, पहला समझो, पहला कहा गया किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर
प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, 5 नंबर पे आएगा, अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम में पहला नियम ये कहता है कि किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन कितने की दर में उत्सर्जित हो रहा है वो किस पर निर्भर करेगा? तीव्रता पे। मतलब प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर किस पे निर्भर करती है? तीव्रता पे। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो होता है वो तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी प्रकाश की उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, प्रकाश की जितनी भी ज्यादा तीव्रता होगी और जितनी तीव्रता से धातु पे पड़ेगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे, क्योंकि कहा गया पहला नियम में कि किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और जितनी कम तीव्रता होगी उतने कम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये पहली बात है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होती है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। दूसरी बात ये कही गई इसी नियम पे कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो गतिज ऊर्जा के होती है ना, गतिज ऊर्जा के, ये जो होती है तीव्रता आई पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये निर्भर किस पे करती है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो के होती है किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे निर्भर करती है और आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के जो होती है आवृत्ति पर निर्भर करती है और अगर आप आवृत्ति को बढ़ा देते हो तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यही है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने पे बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आई पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये तीसरी बात। चौथी बात ये है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति होगी तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। देहली आवृत्ति क्या होती है अभी आपको आगे समझाएंगे भी, बस अभी ये समझ लो कि आपका जब आपतित प्रकाश, जो प्रकाश यहाँ पे आ रहा है इस धातु की सतह पे, जब प्रकाश की आवृत्ति एक देहली आवृत्ति होगी, जब प्रकाश की आवृत्ति एक देहली आवृत्ति होगी। ठीक है, देहली आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति होती है। ठीक है, जब प्रकाश की आवृत्ति एक देहली आवृत्ति होगी तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, कंडीशन है कि आवृत्ति जो होनी चाहिए देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवी बात ये बताएगी कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने तथा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती। कहा गया प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने तथा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती। मतलब जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसके बीच में कोई भी समय पश्चता नहीं होती, इसके बीच में कोई भी समय नहीं लगता। ठीक है, मतलब जैसे ही प्रकाश गिरता है वैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उसके बीच में ज्यादा समय नहीं लगता, कोई भी समय पश्चता नहीं होती। ठीक है, तो ये सिंपल सा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ठीक है, एकदम आसान है। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है? पहला नियम ये कहता है कि किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर तीव्रता के समानुपाती होती है, जितनी तीव्रता होगी उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। दूसरी कंडीशन कहती है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरी बात बताई गई इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने पर पड़ती है, मतलब आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर कहा गया जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति होगी तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होगी तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, फिर कहा गया प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने तथा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती। मतलब जैसे ही धातु के पृष्ठ पे, देखो कहा गया ना प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने, जैसे ही धातु के पृष्ठ पे प्रकाश गिरता है वैसे ही धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, उसके बीच में कोई भी समय पश्चता नहीं होती, कोई भी समय नहीं लगता, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और उसके नियम। ठीक है, तो आशा करते हैं पहला टॉपिक इस चैप्टर का आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये केवल आपको यहाँ पे समझाने के लिए है। ठीक है, इसको आप लोग चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो। सिंपल धातु दिखा देना, यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ पे प्रकाश लिख देना, अगर बना देना तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, नहीं भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ये प्रकाश हो जाएगा, जब पड़ेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। ठीक है, इस टाइप से। और इसको ये केवल आपको समझाने के लिए था, इसको ना बनाना। ठीक है, जो आई समानुपाती इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन, इसको ना बनाना। ठीक है, सिंपल आपको ये लिख देना, आपके नंबर पक्के। ठीक है, तो ये टॉपिक नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लो। तो यार अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख सकते हो, पढ़ो यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य तथा प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों परिभाषा आपसे पेपर में पूछी जाती है, देहली आवृत्ति की परिभाषा, देहली तरंगदैर्घ्य की और प्रकाश वैद्युत कार्यफलन की। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आपको तैयार करना, और आपसे कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों की परिभाषाओं को हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहली बात है हमारे पास है देहली आवृत्ति क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र क्या होता है। तो देहली आवृत्ति जो होती है वो एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, ध्यान से समझना। ऐसी न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति अभी नियम पे पढ़ा था कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना तभी होती है जब आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होती है। ये चीज था ना, तो वही चीज होती है देहली आवृत्ति, कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसे हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। पढ़ सकते हो, देहली आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। परिभाषा है प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। और इसे न्यू नॉट, इसे न्यू नॉट बोलते हैं, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है न्यू नॉट बराबर सी अपॉन में लैम्डा नॉट। ठीक है, न्यू नॉट बराबर फॉर्मूला होता है सी अपॉन में लैम्डा नॉट, जहां न्यू नॉट को हम लोग देहली आवृत्ति, सी को हम लोग प्रकाश की चाल और लैम्डा नॉट को देहली तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा नॉट क्या होती है? देहली तरंगदैर्घ्य। तो ये चीज होती है देहली आवृत्ति की परिभाषा और उसका सूत्र, और न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात आती है देहली तरंगदैर्घ्य, जिसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यह क्या होती है? वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सकती है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, और इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले को देखने तो लैम्डा नॉट ऊपर कर दो, लैम्डा नॉट बराबर, ठीक है, लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन में न्यू नॉट। ठीक है, सी अपॉन में न्यू नॉट, ये हो जाएगा देहली तरंगदैर्घ्य का सूत्र। ठीक है, सिंपल, देहली आवृत्ति में है वह न्यूनतम आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य में है वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये चीज बस समझना। इसमें था वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति। देहली तरंगदैर्घ्य में है वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंगदैर्घ्य, और लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नॉट बराबर सी अपॉन में न्यू नॉट। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है? तो पढ़ो परिभाषा। कहा गया वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। परिभाषा तीनों की सेम है, बस थोड़ा सा समझना। इसमें है वह न्यूनतम ऊर्जा, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा, और देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, और देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति। बस आगे की परिभाषा सेम है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है W बराबर होता है H न्यू नॉट। W बराबर फॉर्मूला होता है H न्यू नॉट। ठीक है, जहां W को तो जान गए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, न्यू नॉट क्या होता है? देहली आवृत्ति। H को जान जाओ, जहां H को हम लोग बोलते हैं प्लांक नीतांक, या इंग्लिश में बोल सकते हो प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक नीतांक या प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक नीतांक, और इसका मान भी जान लो, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये आपको न्यूमेरिकल्स पे काम आएगा, इसलिए इसका मान याद रखना। H का, H होता है प्लांक नीतांक, जिसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, इस टाइप से।
इसका ये मान भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये सिंपल सी परिभाषाएं हैं देहली आवृत्ति की, देहली तरंगदैर्ध्य की और प्रकाश वैद्युत कार्य फलन की। इनके तीनों फॉर्मूले, यहाँ पे एच क्या था, प्लांक नियतांक, जिसका मान याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ चुका है, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। तो अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक। जितने टॉपिक है सभी को पढ़ना है मस्त तरीके से, तो जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग भैया इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये जान लो 5 नंबर का पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि फिजिक्स के पेपर में ज्यादातर हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी मस्त तरीके से आपको समझना है, ठीक है। टॉपिक हमारा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण? तो देखो यहाँ से आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हेडिंग लगी है, इसका जो पूरा समीकरण आता है इसका आपको पूरा व्यंजक निकालना होता है, ठीक है। तो अगर बात करें आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से की, ठीक है। ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, किसी धातु की सतह से प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना की व्याख्या जो कि आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने की और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा के की, ठीक है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगा के आइंस्टीन ने क्या किया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की और क्या बताया वो आगे पढ़ो। कहा गया इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन ने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन बोला जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात बताई, मतलब ये जो प्रकाश आपका चलता है, ये प्रकाश कैसे चलता है, उन्होंने बताया प्रकाश जो होता है ऊर्जा एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें क्वांटा या फोटॉन बोलते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्या लगाया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत तब बताया कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेट्स के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात किसने बताई, आइंस्टीन ने। कैसे बताई, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाया प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में, और उसमें देखा कि जब धातु की सतह पे जो प्रकाश आता है ना, वो प्रकाश कैसा होता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है। तब आपका धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तब इसके लिए उन्होंने यहां से देखो कहा गया, जब फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है, ठीक है। आपने देखा था जब कोई धातु होती है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो कोई धातु है, कोई मेटल है, ठीक है। जब धातु की सतह पे प्रकाश पड़ा था तो उससे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ था, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ था, ये आपको सिंपल सा पता है। तो अब कहा गया ये जो आपतित प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश आपका आ रहा है, ये जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश कैसे चलता है, ये प्रकाश जो होता है फोटोनों के रूप में चलता है या क्वांटा के रूप में चलता है, ठीक है। मतलब प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अब कहा गया जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पे आपतित होता है, प्रकाश का हो या जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पे आपतित होता है, उस पे पड़ता है, तब उसकी ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है। तब इस फोटोन की ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है। कौन कौन सा रूप, पहला नंबर, पहला होती है खर्च किस रूप में, पहला कार्य फलन के रूप में, पहला कार्य फलन के रूप में, ठीक है, कार्य फलन के रूप में, कार्य फलन के रूप में। और दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में, या लिख सकते हो गतिज ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में, गति प्रदान करने में, या बोल सकते हो गतिज ऊर्जा में, ठीक है, गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में बोल सकते हो, ठीक है, गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो इस टाइप से 2 रूप में आपकी ऊर्जा खर्च होती है। मतलब कहा गया जब प्रकाश या फोटोन, प्रकाश फोटोन बहुत देखिए, क्योंकि प्रकाश ही छोटे छोटे बंडलों में चलता है, जिसे फोटोन बोलते हैं। तो जब प्रकाश या फोटोन किसी धातु की सतह पे गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इसमें कुछ ऊर्जा खर्च होती है। तो इस फोटोन की ऊर्जा 2 भागों में खर्च होती है, पहला कार्य फलन के रूप में, दूसरी ऊर्जा खर्च होती है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में, मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में। तो 2 भागों में ऊर्जा खर्च होती है, पहला कार्य फलन के रूप में, दूसरा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में या गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो यहां से अगर कार्यफलन के रूप में खर्च होती है तो W बराबर फॉर्मूला आपको पता है कार्यफलन का, W बराबर होता है h न्यू नॉट, ठीक है।
इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, के से उसे प्रदर्शित करते हैं, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, इसलिए के मैक्सिमम बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, mx का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था आपका गतिज ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम, जब प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बताए थे, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज कहा गया इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में या गतिज ऊर्जा के रूप में, तब जो गतिज ऊर्जा आती है के मैक्सिमम बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। ठीक है, ये आपकी आती है। अब अगर यहाँ से हम क्या निकाले, कुल ऊर्जा, अगर हम यहाँ से क्या निकाले, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा जो फोटोन की ऊर्जा होगी। ठीक है, कुल ऊर्जा क्या होगी, फोटोन की ऊर्जा होगी, और उसे लिखा जाएगा ई से। ई बराबर हो जाएगा, देखो जो फोटोन की ऊर्जा थी या कुल ऊर्जा थी, किस वक्त कितने भागों में खर्चा हुई, 2 भागों में, पहला कार्यफलन के रूप में, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहां से इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो W + K मैक्सिमम। ठीक है, इन्हीं 2 रूपों में तो ये ऊर्जा फोटोन की खर्च हुई। कुल ऊर्जा का मतलब है फोटोन की ऊर्जा, यहां से लिख सकते हो फोटोन की कुल ऊर्जा, ऐसे लिख देना, फोटोन की कुल ऊर्जा, फोटोन की कुल ऊर्जा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया गया, फोटोन की कुल ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, ई बराबर इन दोनों का जोड़, मतलब इन्हीं 2 भागों में खर्च होती है, जो फोटोन की ऊर्जा होती है 2 भागों में खर्च होती है, पहला गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम के रूप में, दूसरा कार्यफलन के रूप में, या कार्यफलन पहला, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तब ई बराबर W + K मैक्सिमम। अब W की वैल्यू यहां से रख दो, और यहां से देखो, पहले W की वैल्यू रख दो, W की जगह hν0 + K मैक्सिमम। K मैक्सिमम कितनी है, 1/2 mv² मैक्सिमम, mv² मैक्सिमम। ठीक है, इतना आया, इसे मान लो समीकरण 2। अब इसके बाद से आगे देखो। ठीक है, अब आइंस्टीन के अनुसार जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो आपको लिख देना है। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है, यहां से लिख सकते हो, आइंस्टीन के अनुसार जो प्रकाश या फोटोन है उसकी ऊर्जा क्या होती है। आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा E = सूत्र होता है hν के। ठीक है, E = सूत्र क्या होता है, hν। E होती है ऊर्जा, h होता है प्लांक नियतांक, ν होती क्या, आवृत्ति। तो यहां से E क्या हो जाता है, hν। इसे मान लेना कोई समीकरण। ठीक है, इसे नीचे लिख लेते हैं बड़ा सा, ऐसे E = hν, इससे कोई समीकरण मान लो, समीकरण 3। ठीक है, इस टाइप से आप यहां से लिख सकते हो, E का मान समीकरण 2 में रखने पे। ठीक है, लिखते हैं E का मान समीकरण 2 में रखने पे, E का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, E का मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 ये है, तो इसी में रख दो। E की जगह आपको hν रख देना है, तो hν बराबर hν0 + 1/2 mv² मैक्सिमम। ठीक है, इसे भी आप क्या बोल सकते हो, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बोल सकते हो, या अगर आप इसे थोड़ा सही करके लिखना चाहो तो hν0 को इधर ले लो, तो यहां से आ जाएगा hν - hν0 बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। ठीक है, अगर यहां से h कॉमन हो जाए तो h कोष्टक में ν - ν0 बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, ठीक है, इसके आगे से यहाँ पे आप लोग लिख देना इसके नीचे कि यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो इस टाइप से 5 नंबर का डेरिवेशन होता है, सिंपल सा आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये लिखना था, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से की, और इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। जब फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पे पड़ता है, तो जो फोटोन की ऊर्जा होती है 2 भागों में खर्च होती है, पहला कार्यफलन के रूप में, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो कार्यफलन होता है W बराबर hν0, गतिज ऊर्जा होती है K मैक्सिमम बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। तो फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी हो गई, E बराबर W + K मैक्सिमम। अब यहाँ से W की वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, समीकरण 2 मान लो। आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की ऊर्जा E = hν होती है, तो E की जगह ये रख दो, आगे आपका समीकरण ये आ जाएगा। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, सिंपल सा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था, आशा करते हैं आप लोग इसे आसानी से समझ चुके हो। ठीक है, तो एक ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। दूसरा है डी ब्रोगली के तरंगदैर्ध्य का समीकरण, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग उसे देखते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है, तो आप देखते हैं डी ब्रोगली का समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं और डी ब्रोगली का समीकरण क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक चीज जान लो, आपके फिजिक्स के पेपर में या तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण या डी ब्रॉगली वाला समीकरण, इन दोनों में से एक ना एक आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से आपको तैयार करना है। तो समझते हैं अब डी ब्रॉगली वाला समीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव्य तरंगे क्या होती है। तो कहा गया यहाँ से डी ब्रॉगली के अनुसार, ठीक है, जो डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया द्रव्य तरंगे क्या होती है। डी ब्रॉगली के अनुसार जब भी कोई कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिशील अवस्था में होते हैं तो यह तरंग की भांति व्यवहार करते हैं और द्रव्य कणों से संबंधित इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, ये जो डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट है, इनके अनुसार मान लो जब भी कोई कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये क्या होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं, मतलब जब ये क्या करते हैं, गति कर रहे होते हैं, तो उस समय ये क्या करते हैं, तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं और द्रव्य कणों से संबंधित इन तरंगों को हम लोग द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है कि मतलब जब भी कोई कण हो, जैसे इलेक्ट्रॉन हो, आपका प्रोटॉन हो, ये जब गति कर रहे होते हैं तो ये तरंग मतलब तरंग की जैसा व्यवहार करते हैं और इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, देख सकते हो, द्रव्य तरंगे। अब इसके बाद डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र। ठीक है, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम यहां से लिखते हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। ठीक है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण तो वैसे सबको याद होगा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण से। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण सबको याद होगा, क्या होता है, E बराबर mc²। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख सकते हो, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण E बराबर mc²। ठीक है, जहां E को तो सबको ही जानते हो, E ऊर्जा है, M द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल। ठीक है, तो E बराबर mc² फॉर्मूला होता है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से E बराबर mc²। ठीक है, E बराबर mc²। इसके बाद आपको क्या पता है, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला, फोटोन की ऊर्जा पता है, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा का भी आपको फॉर्मूला पता है। E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है, E बराबर होता है h न्यू। ठीक है, जहां h प्लांक नीतांक, न्यू क्या होती है, आवृत्ति होती है। इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या चीज हो जाएगा, देखो इधर भी E है, इधर भी, मतलब जब इधर वाले पक्ष बराबर है तो इधर वाले भी आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब आप लिख सकते हो mc² बराबर h न्यू। ठीक है, मतलब जब इधर के दोनों E है तो इधर के भी mc² और h न्यू बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फोटोन था ऐसे। ठीक है, ये भी mc² बराबर h न्यू हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहां से समझो, अगर हम क्या करें, यहां पर से आपका, ठीक है, अब यहां पर से अगर हम एक फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा, आवृत्ति वाला, न्यू बराबर c/λ। ठीक है, अभी देहली आवृत्ति पे आपने देखा था न्यू नॉट बराबर c/λ नॉट, वैसे न्यू बराबर होता है c/λ के। ठीक है, जहां न्यू आवृत्ति, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, c प्रकाश की चाल। तब यहां से अगर हम न्यू की जगह क्या रखते हैं, c/λ, तब क्या हो जाएगा, mc² बराबर h इंटू न्यू की जगह क्या हो जाएगा, c/λ। ठीक है, न्यू की जगह क्या हो गया, c/λ। अब अगर इस c² को हम नीचे भेज दे तो m बराबर क्या हो जाएगा, hc/λ पहले से है, ये c² इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो इस टाइप से। ठीक है, hc/λ इंटू c², ये c² नीचे आ गया। अब इस c से इस c² को काटना है तो c से स्क्वायर कट जाएगा, m बराबर आ जाएगा h/c², h/c²। ठीक है, इस टाइप से आ गया, m बराबर h/c²। अब इसके बाद नीचे से आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है फोटोन का संवेग। ठीक है, क्या लिखना है, फोटोन का संवेग। ठीक है, फोटोन का संवेग, संवेग का फॉर्मूला याद रख लो, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं, p बराबर द्रव्यमान क्या होता है, m होता है, वेग यहाँ पे मान लो प्रकाश की चाल c। ठीक है, तो p बराबर m इंटू सी। अब यहां से m की वैल्यू आपको पता है, इसको कोई समीकरण मान लेना, समीकरण 3। ठीक है, आप लिख देना समीकरण 3 से m का मान, समीकरण 3 से लिख दो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम लोग यहाँ पे m का मान रखेंगे, तो p बराबर क्या आ जाएगा, m का मान कितना है, m का मान है h/c², p का m का मान है h/c² इंटू c ऊपर भी। ठीक है, इस टाइप से p बराबर h/c² इंटू c। ठीक है,
अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से C कैंसिल हो जाए तो P बराबर आ जाएगा H/लैम्डा। अगर लैम्डा का मान निकालो, लैम्डा ऊपर कर लो, लैम्डा बराबर H/P। ठीक है, यही आपका सूत्र है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू H/P, यही क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, यही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू H/P तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। ठीक है, बस ये सिंपल सा सूत्र ही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सा आ चुका है, लैम्डा इक्वल टू H/P। अब इसके बाद आप लोग और भी आगे फॉर्मूला बना सकते हो, ये फॉर्मूला होता है, इसके आगे भी फॉर्मूला होता है, देखो उसको भी बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछ लेता है, देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेता है। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे जो द्रव्य कण है, द्रव्य कण के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। अगर कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि द्रव्य कण के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध, द्रव्य कण के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध पूछ ले। ठीक है, तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, ऊर्जा में संबंध अगर ये पूछ लिया जाए तो आप यहीं पर से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे देखना, सिंपल इतना फॉर्मूला आता है, लैम्डा इक्वल टू H/P। अगर आप यहां से चाहो तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दो, गतिज ऊर्जा K बराबर, सूत्र सबको पता है, K बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, अगर यहाँ से v² का मान निकाले तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा, v² बराबर कितना आ जाएगा, 2 का इधर गुणा 2k/m। ठीक है, v² कितना आ जाएगा, 2k/m। अब इसके बाद आपको संवेग का फॉर्मूला पता है, संवेग बराबर P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग m इंटू v। ठीक है, अगर वेग v हो तो v हो जाएगा। तब P अगर हम क्या करें, देखो हमें v² दिया है, हम सबसे पहले यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं। अगर v का मान निकाले तो v बराबर √2k/m। सिंपल v इक्वल टू क्या आ गया, √2k/m, क्योंकि v² था, v² हटा तो उधर √ लग गया। अब इसके बाद यहाँ से लिखते हैं संवेग, P बराबर सूत्र पता है द्रव्यमान गुणे वेग m इंटू v। अगर यहाँ से P बराबर m इंटू v की जगह रख दो वैल्यू √2k/m। ठीक है, √2k/m। तो यहाँ पे देखोगे अगर तो ऊपर m है, नीचे √m है। देखो ऐसे ऊपर है m इंटू, अगर इसमें अलग अलग रूट लगा ले तो √2k/m। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहां से अगर m लिखा है तो m को आप लिख सकते हो √m इंटू √m। मतलब अगर रूट में 2 बार होता है तो उसको सीधा ऐसे बाहर कर लेते हैं m के रूप में। ठीक है, तो वही चीज तो है, अगर आप यहां से √m से m को काटोगे तो बचेगा क्या, √m। तो √m इंटू √2k ये आपके पास बचेगा। अगर यहाँ से p का मान निकाल लेते हो तो √2km आ जाता है। ठीक है, p का मान कितना आ जाता है, √2km आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये होता है संवेग और गतिज ऊर्जा k में संबंध। अगर आप चाहो तो यहीं से आप लैम्डा का एक फॉर्मूला और बना सकते हो आगे। देखो यहां से लिख देना, चूंकि P बराबर √2km, तब यहां से अगर हम लैम्डा का फॉर्मूला बनाए तो लैम्डा बराबर H/√2km। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, ये भी आपका तरंग दैर्ध्य के सूत्र का है, डी ब्रोगली के। ठीक है, तो इस टाइप से भी फॉर्मूला आपका बन जाता है। देखो मेन आपको यहां तक ही आना है, इतने के बाद लिख देना P इक्वल टू √2km। ठीक है, इस टाइप से लिख देना या यहां से आगे निकाल के दिखा देना, इसके बाद ये वाला सूत्र ले आना। ठीक है, इसके बाद और भी फॉर्मूला बन जाता है, जैसे अगर गतिज ऊर्जा क्या हो, गतिज ऊर्जा K इक्वल टू एक सूत्र होता है E इंटू V। ठीक है, गतिज ऊर्जा यहां से लिख देना, चूंकि K इक्वल टू एक सूत्र होता है, K इक्वल टू E इंटू V होता है। ठीक है, जहां E आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, V होता है विभव। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है P बराबर √2, यहां से m को पहले ले लो तो MEV ऐसे बन जाता है, √2MEV। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो सिंपल। यहां से क्या करना है, बस K की जगह EV कर दो, क्योंकि E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, V होता है विभव, तो K होता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे विभव, तब P बराबर √2MEV। ठीक है, तो यहां से भी रख सकते हो, अगर K की जगह EV रख दो तो √2kMeV। ठीक है, तो इस टाइप से फॉर्मूला मेन, ये सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे, केवल ये वाले। ठीक है, और मेन फॉर्मूला तो यही है आपके तरंग दैर्ध्य के सूत्र का। ठीक है, तो इस टाइप से डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट है। अब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका बचता है, निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होता है, और निरोधी विभव में आपको एक ग्राफ पूछा जाता है, तो आप सिंपल से हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, और इसके बाद आपके सारे टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो।
ठीक है, तो आप बात करते हैं इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन ये पिछले 2 वर्षों में पूछा भी गया है, 2018, 20 और भी एक वर्ष में पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन है, निरोधी विभव क्या है? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाइए और ग्राफ में देहली आवृत्ति प्रदर्शित कीजिए तथा ग्राफ की ढाल का सूत्र लिखिए। एकदम आसानी से समझोगे तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास करना। सबसे पहले निरोधी विभव पूछा गया, तो बात कर लेते हैं निरोधी विभव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग पड़ी निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। इसके दो नाम है, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। क्या होता है ये? ठीक है, तो परिभाषा कहती है बैटरी के धन प्लेट पर ऋण प्लेट के सापेक्ष लगाया गया ऐसा ऋण विभव जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को शून्य कर देता है, निरोधी विभव कहलाता है और इसे VO से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, V स्मॉल O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, निरोधी विभव क्या होता है? बैटरी के धन प्लेट से ऋण प्लेट के सापेक्ष लगाया गया ऐसा ऋण विभव जो क्या करता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को शून्य कर देता है, तो ऐसा विभव निरोधी विभव होता है। सिंपल सी परिभाषा है कि बैटरी के धन प्लेट पर ऋण प्लेट के सापेक्ष लगाया गया ऐसा ऋण विभव जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को शून्य कर देता है, निरोधी विभव कहलाता है और इसे VO से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद कहा गया कि यहां से आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाओ। निरोधी विभव VO तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में क्या करो? ग्राफ बनाओ और ये बताओ कि ग्राफ में देहली आवृत्ति प्रदर्शित करो। ग्राफ में ढाल का सूत्र, जो आपकी ढलान होती है उसका सूत्र लिखो। तो इस टाइप से हमने ग्राफ बनाए। देखो यहाँ पे पहला ग्राफ है, इसको ध्यान से समझोगे तो पूरा ग्राफ समझ में आएगा। सबसे पहले देखो इस टाइप से आपको इस टाइप से करना है। ठीक है, लाइनें खींच लेनी है यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है O। ठीक है, एक पॉइंट O दिया गया, इधर हमने विभवांतर V को दर्शाया है या निरोधी विभव भी बोल सकते हो। ठीक है, इस साइड पे पूरा आपका विभव दर्शाया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर ऊपर तो यहाँ पे आपको धारा I प्रकाश वैद्युत धारा दर्शाई गई है। इसके बाद आपको जब आपसे कहा गया, देखो यहाँ पे अगर आप ग्राफ समझोगे तो देखो जैसे आपका सबसे पहले यहाँ से आपका देखो इस टाइप से बना हुआ है ग्राफ। इसमें अगर देखोगे ये न्यू1 लिखा है। न्यू1 का मतलब है पहली आवृत्ति, मतलब जब आवृत्ति न्यू1 होती है तब विभव यहाँ पे क्या होता है? VO1 होता है। ठीक है, और जैसे आपकी आवृत्ति बढ़ती है यहाँ पे अगर न्यू2 हो जाती है तो विभव क्या हो जाता है? VO2 हो जाता है। और इसी प्रकार से जैसे आवृत्ति न्यू3 होती है तो विभव VO3 हो जाता है। और इधर साइड विभव की वैल्यू प्लस में होती है और इधर साइड वैल्यू माइनस में होती है, तो ये सभी माइनस में वैल्यू होती है, VO1, VO2, VO3। ठीक है, तो मतलब इस ग्राफ में केवल ये दिखाया गया है कि आपका जैसे जैसे न्यू1, न्यू2, न्यू3 आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे विभव भी बढ़ता जाता है, VO1, VO2, VO3। ठीक है, इस टाइप से बढ़ता जाता है। और यहाँ पे आपको कैसी धारा मिलती है? यहाँ से यहाँ तक संतृप्त धारा, इसका मान नियत रहता है। ठीक है, इस संतृप्त धारा का मान नियत रहता है, ये बढ़ती घटती नहीं है। तो यहाँ से हमने लिखा भी, अतः आवृत्ति बढ़ने पे निरोधी विभव का संख्यात्मक मान बढ़ता है। मतलब जैसे आवृत्ति न्यू1, न्यू2, न्यू3 होती है वैसे विभव भी बढ़ता है, VO1, VO2, VO3। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्तियां न्यू1, न्यू2, न्यू3 हो तो इस देखो कौन बड़ी है इसमें? न्यू3 वाली। तो न्यू3 पहले लिखी गई, फिर इसमें ग्रेटर देन का चिन्ह लगाए, फिर इससे पहले न्यू2 मतलब न्यू3 से न्यू2 छोटी है, फिर न्यू2 से न्यू1 छोटी है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी न्यू3 है, फिर न्यू2, फिर न्यू1। ठीक है, तो इस टाइप से इसको दिखाना है कि क्रम में हो तो निरोधी विभव का मान VO3, VO2, VO1 और ये आपका चिन्ह लगाए लेस देन वाला। ठीक है, इस टाइप से जिसकी तरफ इधर का मुंह होता है वो ग्रेटर देन में होता है, जिसकी तरफ पीछे वाला होता है वो आपका छोटा होता है। ठीक है, मतलब जो जिसकी तरफ देखो इस टाइप से ये होता है चिन्ह। ठीक है, जिसके तरफ ये आगे का मुंह वो बड़ा, जिसके तरफ पीछे का मुंह वो छोटा। ठीक है, तो अगर न्यू3 की तरफ ये है तो न्यू3 बड़ा है और न्यू2 छोटा है, ये मतलब है। ठीक है, तो सिंपल से एक ग्राफ ये बनता है। इसके बाद दूसरा ढलान के सूत्र निकालने के लिए ग्राफ बना सकते हो इस टाइप से। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पता है दो अक्ष होते हैं हमारे पास, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। ये एक्स मान लो, इसे वाई मान लो। ठीक है, इस टाइप से एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचा गया है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को देखोगे तो O माना गया है। ठीक है, इधर हमने निरोधी विभव VO को दर्शाया है और इधर हमने आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू को दर्शाया है। तब इसमें जो ग्राफ बनता है, देखो अगर आवृत्ति की अलग अलग वैल्यू के लिए आपका विभव का मान यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे मान लो आवृत्ति जब आपने यहाँ रखी और विभव यहाँ रखा। ठीक है,
आवृत्ति न्यू को यहाँ रखा, विभव को यहाँ रखा, तब यहाँ पे आया, फिर इसके बाद इस टाइप से, इसी टाइप से आगे की ओर ग्राफ आपका ये बनता है, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे एक कोण थीटा बनता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो प्रवणता जो आती है, जो ढाल आपसे पूछी गई, प्रवणता या ढाल, ठीक है, ढाल का सूत्र पूछा गया ना, प्रवणता या ढाल का जो सूत्र आता है m बराबर tan थीटा से h/e आता है, जहां h प्लांक नियतांक, e इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये ग्राफ बना लेना है। और यहाँ पे जो होता है न्यू जो होती है ज्यादा होती है न्यू नॉट से। न्यू क्या है? आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति। आपसे परिभाषा में कहा गया था वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब आवृत्ति न्यूनतम होती, देहली आवृत्ति क्या होती है? न्यूनतम आवृत्ति होती, कम वाली होती, ठीक है। और न्यू क्या होती? ज्यादा होती। तो यहाँ से लिखा गया, इससे स्पष्ट होता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ जाती, ठीक है। कैसे? देखो, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति यहाँ आगे बढ़ती गई तो विभव भी देखोगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से बढ़ता गया। तो जब आपका आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ रही तो विभव भी बढ़ रहा है, और जब विभव बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने सूत्र देखा था आपका K इक्वल टू सूत्र था E इंटू वीओ। ये सूत्र देखा था, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विभव भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी तो वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ये आपने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में भी पढ़ा था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। तो सिंपल से इस टाइप से आपको ग्राफ बना देने हैं। और ये आपका ढलान का सूत्र ये लिखा हुआ है, प्रवणता m बराबर tan थीटा बराबर h/e, ठीक है। इसके नीचे ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं तो इस टाइप से बना दिया। कॉपी पे पहले निरोधी विभव की परिभाषा, फिर ये वाला ग्राफ, इतना लिखने के बाद ये नीचे, इसके बाद दूसरा वाला ग्राफ, ठीक है। इस टाइप से आपका ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ये जो आपका चैप्टर था विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में सभी को देख लिया। आप जो अगला वीडियो आएगा उस पे हम क्या बात करेंगे? अगले वीडियो पे हम बात करेंगे इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स का वन शॉट होगा, तो उसमें आप लोग आना ना भूलना, वो वाली क्लास जरूर देखना, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले भी तैयार कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब फॉर्मूले सारे तैयार होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चलिए आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12th फिजिक्स 1 शॉट, 12th केमिस्ट्री 1 शॉट, वहां से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो।